हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रासायनिक संयोग के नियम, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया के लिए कुछ नियम होते हैं, या ये कहा जाए कि प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया कुछ नियमों पर आधारित होती है और उन नियमों को हम रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। रासायनिक संयोग के नियम 5 हैं जो हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे द्रव्य संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यह नियम लेवोजियर नामक वैज्ञानिक ने दिया था और इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद बने पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, या ये कहा जाए कि अभिकारकों का किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान किसके बराबर होता है? उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का जितना द्रव्यमान भाग लेता है, अभिक्रिया के बाद उतना ही द्रव्यमान उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। हम यहाँ एक उदाहरण लिखते हैं। H2 प्लस O2 क्या बनेगा? H2O। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है? 4 ग्राम। ऑक्सीजन का 32 ग्राम। एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2 का कितना होगा? 32। यहाँ पर जल के 2 मोल बनते हैं तो 2 इंटू हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, तो ये आ जाएगा 36, और इसको भी हम जोड़ते हैं तो ये 36 ग्राम। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारकों का कुल द्रव्यमान क्रिया के बाद बने उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। एक और उदाहरण देखते हैं, दूसरा। C+O2 कार्बन ऑक्सीजन के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यहाँ कार्बन का 12 ग्राम, ऑक्सीजन का 32 ग्राम, ये हो जाएगा टोटल 44 ग्राम। यहाँ पर कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 32, तो ये आ जाएगा 44 ग्राम। तो इस तरह से प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? क्रिया कारकों का कुल द्रव्यमान क्रियाफल के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। द्रव्य संरक्षण का नियम प्रायोगिक तौर पर लैंडॉल्ट नामक वैज्ञानिक ने पुष्टि की और उन्होंने एक एच आकार की इस तरह की एक नली ली, ट्यूब ली, और जो 2 नलियों को जोड़कर बनाई गई है। एच आकार की एक नली जो 2 नलियों को जोड़कर बनाई गई है। तो इस तरह से ये एच आकार की एक नली ली। एक नली में सोडियम क्लोराइड NaCl और दूसरी नली में सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। एक नली में क्या लिया? सोडियम क्लोराइड का विलयन, और दूसरी नली में AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का विलयन लिया।
दोनों को ऊपर से बंद कर दिया कॉर्क के द्वारा। प्रयोग के पहले इस नली को तौल लिया। प्रयोग के पहले इस नली को क्या किया? तौल लिया। फिर इस नली को अच्छी तरह से हिलाया। रासायनिक अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट में रासायनिक क्रिया द्वारा सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट पीपीटी अवक्षेप बन गया। प्रयोग के बाद जब इस नली को तौला तो द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आया। तो इस तरह से द्रव्य संरक्षण के नियम की पुष्टि किसके प्रयोग द्वारा हुई? लैंडोल्फ के प्रयोग द्वारा हुई। तो ये द्रव्य संरक्षण का नियम, जिसमें क्रियाकारक का कुल द्रव्यमान हमेशा उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट ने दिया था। स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार किसी यौगिक में उपस्थित उसके अवयवी तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे उस यौगिक को हम किसी भी विधि द्वारा बनाएं। किसी भी रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्वों का या जिससे बना है उनका अनुपात या संगठन निश्चित होता है, चाहे हम उस यौगिक को किसी भी विधि द्वारा प्राप्त करें। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को हम कार्बन को सीधे ऑक्सीजन में जलाकर प्राप्त कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके भी बना सकते हैं। तीसरी विधि, अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराएं तो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। तो इस तरह से हमने 3 अलग अलग विधियों से कार्बन डाइऑक्साइड को बनाया। पर कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का भार के अनुसार जो अनुपात है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, और अगर हम इसका सरल अनुपात निकालें तो ये आएगा 3:8। कितना आएगा? 3:8। तो इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड के अणु में 1 कार्बन परमाणु और 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। अगर परमाणु के अनुसार देखें तो 1:2 है और भार की दृष्टि से ये 3:8 है। तो किसी भी यौगिक को हम किसी भी विधि द्वारा बनाएं, उसमें उपस्थित अवयवी तत्वों का जो संगठन है या अनुपात है वो स्थिर होता है। इसी प्रकार हम जल को किसी भी स्रोत से प्राप्त करें, चाहे कुएं से प्राप्त करें, नल से प्राप्त करें, या बरसात का जल हो, या प्रयोगशाला में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया द्वारा बनाया गया हो। जल का सूत्र H2O है। एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है। भार की दृष्टि से हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 16, तो ये सरल अनुपात 1:8 होता है। किसी भी यौगिक में उसके जो अवयवी तत्व है या अवयवी घटक है, उनका अनुपात हमेशा स्थिर होता है। रासायनिक संयोग का तीसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम। यह नियम डाल्टन ने दिया था। इस नियम के अनुसार जब एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा से क्रिया कर 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाती है, तो पहले तत्व की मात्राओं में एक सरल या गुणित अनुपात पाया जाता है। जब एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा, जैसे
ऑक्सीजन की भिन्न भिन्न मात्रा, ऑक्सीजन की भिन्न भिन्न मात्रा कार्बन की निश्चित मात्रा से क्रिया कर 2 ऑक्साइड बनाती है। उदाहरण में क्या है? ऑक्सीजन की अलग अलग भिन्न भिन्न मात्रा कार्बन की निश्चित मात्रा से क्रिया कर 2 ऑक्साइड बनाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ ऑक्सीजन की मात्राओं में एक सरल या गुणित अनुपात पाया जाता है। कार्बन की मात्रा कितनी है? कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन 12 ग्राम है और ऑक्सीजन कितना है? 16 है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में 16 ग्राम ऑक्सीजन कितने ग्राम कार्बन से? 12 ग्राम कार्बन से क्रिया कर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 12 ग्राम है और ऑक्सीजन कितना है? 32 ग्राम है। यहाँ पर ऑक्सीजन की अलग अलग मात्रा कार्बन की निश्चित मात्रा से क्रिया कर 2 ऑक्साइड बनाती है। ऑक्सीजन की मात्रा में सरल या गुणित अनुपात होता है। इसे हम सरल अनुपात में बदलें तो 16 एकम 16 और 16 दूनी 32। क्या आ जाएगा? सरल अनुपात आ जाएगा ऑक्सीजन का 1:2, जो गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि करता है। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। ऑक्सीजन की भिन्न भिन्न मात्रा हाइड्रोजन की निश्चित मात्रा से क्रिया कर जल और हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाती है। ऑक्सीजन की भिन्न भिन्न मात्रा हाइड्रोजन की निश्चित मात्रा से क्रिया कर क्या बनाती है? जल और हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाती है। यदि हम यहाँ दोनों का अनुपात देखें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो हाइड्रोजन जल में कितनी है? 2 ग्राम, ऑक्सीजन 16, H2O2 में हाइड्रोजन 2 ग्राम और ऑक्सीजन है 32 ग्राम। ये भी सरल अनुपात आ जाएगा 1:2। इसका एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है नाइट्रोजन के ऑक्साइड का। उसमें ऑक्सीजन की अलग अलग मात्रा नाइट्रोजन की निश्चित मात्रा से क्रिया कर 5 ऑक्साइड बनाती है। नाइट्रोजन के कितने ऑक्साइड? 5 ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ऑक्सीजन की भिन्न भिन्न मात्राएं नाइट्रोजन की निश्चित मात्रा से, यहाँ इसमें अभी मात्रा अलग है, हम यहाँ उसे सही बराबर करेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं नाइट्रोजन और यहाँ ऑक्सीजन। अब यहाँ नाइट्रोजन की कितने ग्राम है? नाइट्रोजन 28, ऑक्सीजन 16। इसमें नाइट्रोजन 14 है और ऑक्सीजन 16। यहाँ नाइट्रोजन 28, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीजन 48, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड में नाइट्रोजन 28 और ऑक्सीजन 64। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड में नाइट्रोजन 28 और ऑक्सीजन 80 है। अगर हम नाइट्रोजन की मात्रा को बराबर करना है तो या तो हमें इन 4 को किस में बदलना पड़ेगा? 14 ग्राम में बदलना पड़ेगा, या फिर हम इसको किस में बदल दें? 28 ग्राम में। तो जब हम इसको 28 में बदलेंगे तो इन दोनों मात्राओं को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो आएगा वो आएगा 28 और यहाँ आएगा 16,
यहाँ भी हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, 32, नाइट्रोजन 28, ऑक्सीजन 48, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड में नाइट्रोजन 28, ऑक्सीजन 64, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड में नाइट्रोजन 28, ऑक्सीजन 80। इन पांचों ऑक्साइड में ऑक्सीजन का जो सरल अनुपात होगा वो होगा 1:2:3:4:5, 1:2:3:4:5, जो कि सरल अनुपात है। तो इस तरह से गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि होती है। हम और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आप उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं। रासायनिक संयोग का चौथा नियम है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। इसी को तुल्य अनुपात का नियम भी कहते हैं। यह नियम रिचर ने दिया था और इस नियम के अनुसार दो भिन्न भिन्न तत्व तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से क्रिया कर दो भिन्न भिन्न यौगिक बनाते हैं। दोनों तत्व आपस में उसी अनुपात में क्रिया कर यौगिक बनाते हैं जिस अनुपात में वह तीसरे तत्व से क्रिया करते हैं। तो जो व्युत्क्रम अनुपात का नियम है उसे 3 तत्वों से हमें प्रूव करना है, 3 तत्वों को लेना है जिसमें 2 अलग अलग तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 अलग अलग तत्व तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से क्रिया कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 2 भिन्न भिन्न तत्व तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से क्रिया कर 2 भिन्न भिन्न यौगिक बनाते हैं। हाइड्रोजन कार्बन के साथ क्रिया कर मीथेन बनाएगा, ऑक्सीजन कार्बन के साथ क्रिया कर CO2 गैस बनाता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 भिन्न भिन्न तत्व हैं, दोनों अलग हैं और कार्बन की निश्चित मात्रा से यहाँ भी कार्बन कितना है 12 ग्राम है और यहाँ भी कार्बन कितना है 12 ग्राम है। तो यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशो है वो 12:4 मतलब 12:4। तो यहाँ पर कार्बन 12 है और हाइड्रोजन 4 ग्राम है। यहाँ कार्बन 12 है और ऑक्सीजन कितनी है 32 ग्राम है। तो कार्बन की मात्रा निश्चित है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कार्बन की निश्चित मात्रा से क्रिया कर 2 अलग अलग यौगिक मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। दोनों तत्व आपस में उसी अनुपात में क्रिया कर यौगिक बनाते हैं। दोनों तत्व कौन से? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दोनों तत्व आपस में उसी अनुपात में क्रिया करते हैं जिस अनुपात में वह तीसरे तत्व से क्रिया करते हैं। तो इसे हम अगर अलग अलग लिखें, CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात 12:4 है, CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का 12:32 है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया कर एक तीसरा यौगिक बनाते हैं H2O, जल बनाते हैं। अब यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा ये उसी अनुपात में आपस में क्रिया करेंगे जिस अनुपात में यह कार्बन से क्रिया करते हैं। तो यहाँ H2O में 2:16, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने किस सरल अनुपात में क्रिया की 1:8 में, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने कार्बन से किस अनुपात में क्रिया की? तो हम यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात देखें तो ये भी कितना आएगा 1:8 आएगा। तो जो दोनों तत्व हैं वो आपस में उसी अनुपात में क्रिया करते हैं जिस अनुपात में वह तीसरे तत्व से क्रिया करते हैं। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग तत्व हैं,
जो कार्बन की निश्चित मात्रा से क्रिया करके मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में भी क्रिया कर जल बनाते हैं और जब ये जल बनाते हैं तो उसी अनुपात में क्रिया करते हैं जिस अनुपात में ये कार्बन से क्रिया कर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। पांचवा नियम है गेलुसैक का नियम। गेलुसैक का नियम गेलुसैक ने ही दिया था। इस नियम के अनुसार ताप व दाब की समान परिस्थितियों में जब गैसें आपस में क्रिया करती हैं तो इनके आयतन में एक सरल अनुपात होता है। यदि बनने वाला उत्पाद भी गैस है तो उसके आयतन में भी सरल अनुपात होता है। यहाँ इस नियम को पढ़कर हमें लग रहा है कि ये केवल गैसीय पदार्थों के लिए लागू होता है। यदि अभिक्रिया करने वाले पदार्थ गैस अवस्था में है तो उनका जो अनुपात है वो एक सरल अनुपात होता है। उनके जो आयतन है वो एक सरल अनुपात में होते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस और इससे बनने वाला पदार्थ भी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि यहाँ पर HCl लिखा है तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब लिक्विड होता है, जब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को हम किसमें जल में अवशोषित करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। यहाँ ये हाइड्रोजन क्लोराइड है जो गैस रूप में है। तो यहाँ पर अगर हम इसे देखें, ताप और दाब कैसे हो, समान परिस्थितियों में हो, निश्चित हो या स्थिर हो, ताप और दाब में परिवर्तन ना किया जाए तो एक आयतन हाइड्रोजन, एक आयतन वन वॉल्यूम, एक आयतन हाइड्रोजन किससे क्रिया कर, एक आयतन क्लोरीन से क्रिया कर, दो आयतन, यहाँ पर इसे बैलेंस करेंगे तो ये 2HCl होगा, दो आयतन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस देते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन कितने आयतन, एक आयतन, क्लोरीन एक आयतन और हाइड्रोजन क्लोराइड का कितना, दो आयतन प्राप्त होता है। तो एक सरल अनुपात है 1:1:2। हाइड्रोजन क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड में सरल अनुपात क्या है, 1:1:2। इसी तरह से एक दूसरा उदाहरण कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है और इनकी क्रिया से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो भी गैस है। इसको बैलेंस कर देंगे तो ये इस तरह से 2CO + O2 gives to CO2। यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने आयतन हैं, दो आयतन, दो आयतन कार्बन मोनोऑक्साइड कितने आयतन से, एक आयतन ऑक्सीजन से क्रिया कर दो आयतन कार्बन डाइऑक्साइड, दो आयतन क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में सरल अनुपात होगा 2:1:2 जो कि एक सरल अनुपात है। एक अमोनिया का भी उदाहरण इसमें कई बार आता है। यहाँ एक आयतन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस है, तीन आयतन हाइड्रोजन से क्रिया कर दो आयतन अमोनिया गैस बनाते हैं। एक आयतन नाइट्रोजन, कितने आयतन हाइड्रोजन से, तीन आयतन हाइड्रोजन से क्रिया कर दो आयतन अमोनिया गैस बनाती है। तो यहाँ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया का जो आयतन का अनुपात है वो 1:3:2
2, जो कि एक सरल अनुपात है। तो इस तरह से गै-लुसाक नियम केवल गैसीय पदार्थों के लिए उपयोग किया जाता है और किन परिस्थितियों में जब ताप और दाब में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो इनके आयतन में एक सरल अनुपात पाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।